आज से लगभग 2000 साल पहले साइंस और टेक्नोलॉजी में भारतीयों की एक अहम भूमिका। कपिल, क्रांत जैसे महर्षियों ने मैटर के कंपोजिशन और ओरिजिन पे जो भी ऑब्जर्वेशन किया वो आज की थ्योरी से काफी मिलता जुलता। प्राचीन काल में भारत में अप्लाइड साइंसेज जैसे एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी और मेटलर्जी का विकास तेजी से हो रहा था। इन सब पर ग्रहण तब लगना शुरू हुआ जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता आई और विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया जाने लगा। इसका पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में दिखना शुरू हुआ। इस पुनर्जागरण का पूरा श्रेय कुछ ही लोगों को जाता है। इनमें से हैं जगदीश चंद्र बोस और रामानुजन। 20वीं शताब्दी में भारतीय विज्ञान विकास की ओर और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। इस विकास के पीछे जिन व्यक्तियों का हाथ था वो थे मेघनाथ साहा, चंद्रशेखर वेंकट रमन और सत्येंद्र नाथ बोस। यह समय था 1930 जब सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय विज्ञान विश्व विज्ञान के बराबरी के स्तर पर पहुंच गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने जब क्वांटम फिजिक्स में मैक्स प्लैंक के इक्वेशन का डेरिवेशन और प्रिंसिपल दिया तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भारतीय विज्ञान को फिर से पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली। एक अज्ञात भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, जिसने भौतिकी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोस का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 4 बार नॉमिनेट किया गया, परंतु उन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इस पर प्रोफेसर मेनन की एक टिप्पणी है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं समझ पाया कि सत्येंद्र बोस को कभी भी नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया और न ही उन कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को जिनके साथ मैंने इस विषय पर बातचीत की। आने वाले दशकों और शताब्दियों के संदर्भ में हमें जो प्रश्न पूछना चाहिए वह यह नहीं कि क्या किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है, बल्कि यह है कि क्या उसका नाम विज्ञान के उन पन्नों पे जीवित रहेगा जिन्हें सभी पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और लगातार उपयोग करेंगे। बाद वाली श्रेणी में सत्येंद्र बोस आएंगे। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी और बोसोन शब्द का प्रयोग विज्ञान के इतिहास में स्थायी आधार पर रहेगा। सत्येंद्र नाथ का जन्म 1 जनवरी 1894 को एक उच्च जाति के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनसे पहले की 2 पीढ़ियां अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर चुकी। उनके दादा और पिता दोनों सरकारी नौकरी किया करते। उनके दादा अंबिकाचरण तो सरकारी नौकरी करने के लिए उन्हें कलकत्ता से लगभग 48 किलोमीटर दूर नदिया जिले में रहना पड़ा। जब अंबिकाचरण यूपी के मेरठ में अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे थे तब ये गंभीर रूप से बीमार पड़े। खबर उनके परिवार को भेज दी गई, लेकिन उनके बेटे सुरेंद्र नाथ बोस को मेरठ पहुंचने में 1 दिन का वक्त लगा। परंतु यहाँ अंबिकाचरण अपना थे छोड़। अंबिकाचरण का पूरा परिवार अब गाँव के घर से कलकत्ता चला गया, जिसकी मुख्य वजह यह थी कि अंबिकाचरण तो रहे नहीं और सुरेंद्र नाथ ने अभी तक अपना स्कूल पूरा नहीं किया। उन्हें परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ा। यह उनके परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन समय। भले ही कलकत्ता के ईश्वर मिल लेन में उनका एक पुश्तैनी घर था, लेकिन उन्हें जोड़ा बागान में किराए के घर में रहना पड़ा, क्योंकि उनके घर में किराएदार थे जिन्हें खाली करने के लिए राजी नहीं किया। जल्दी सुरेंद्र नाथ भी अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए योग्य हो गए और उन्हें ईस्ट इंडिया रेलवे के कार्यकारी इंजीनियरिंग विभाग में शामिल कर लिया। उनका विवाह अलीपुर के एक प्रसिद्ध वकील मोतीलाल राय चौधरी की बेटी अमोदनी देवी से हुआ। जब सत्येंद्र नाथ का जन्म हुआ तब भी उनका परिवार आर्थिक तंगी से उभरने के लिए संघर्ष कर रहा। सत्येंद्र नाथ के पिता अपने भाई और परिवार के साथ रहते, जैसा कि उन दिनों होता था। उनकी 4 बहनें थीं। सत्येंद्र को एक पूरा पारिवारिक माहौल मिला। एक बार ऐसा बताया जाता है कि जब सत्येंद्र के पिता बाहर जाते थे तो वे बोस को एक कमरे की सीमेंटेड फर्श पे एडिशन की कुछ प्रॉब्लम दे दिया करते थे, जिसे युवा सत्येंद्र जी भर के अंक लिखा करते थे। सत्येंद्र की स्कूली पढ़ाई 5 साल की उम्र से शुरू। उन्हें सबसे पहले नॉर्मल स्कूल में डाला गया जो उनके जोड़ा बागान घर के करीब था। यह वही नॉर्मल स्कूल था जहां टैगोर कुछ समय तक छात्र रहे। बाद में जब परिवार वो बागान चला गया तो उन्हें पास के न्यू इंडियन स्कूल में रखा गया। यह एक अच्छा स्कूल था जिसके प्रिंसिपल खुद खुदीराम बोस, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते। सत्येंद्र नाथ बोस के पिता चाहते थे कि उनकी प्रतिभा को और कड़ी प्रतिस्पर्धा मिले, इसलिए लास्ट ईयर में सत्येंद्र को एक प्रसिद्ध हिंदू स्कूल में भर्ती करवाया गया। सत्येंद्र बचपन से ही कमजोर आंखों के बावजूद एक उत्साही रीडर। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद। उनके पसंदीदा ऑथर टेनिसन और टैगोर। उनके स्कूल के दोस्त बताते हैं कि वे विशेष रूप से इन मेमोरियम के शौकीन और पूरी की पूरी कविता पढ़ सकते। उन्हें कालिदास के द्वारा रचित किया गया मेघदूत भी याद था। उपेंद्र नाथ बख्शी
हिंदू स्कूल के एक दिग्गज व्यक्ति थे। वे गणित के शिक्षक थे। वह एक बार परीक्षा में सत्येंद्र को 100 में से 110 अंक दिए। उनका तर्क था कि सत्येंद्र ने किसी भी विकल्प को छोड़ा नहीं है। वे ये कहते नहीं थकते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सत्येंद्र लाप्लास और कॉची की तरह एक महान गणितज्ञ हो। सत्येंद्र निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा सहायक पुस्तकों से भी प्रश्न हल किया। इसके अलावा वे प्रश्नों को अलग अलग तरीकों से आजमाते थे, जिनसे उन्हें बड़ा आनंद मिलता। 1908 में उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठना था, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षा के 2 दिन पहले ही उन्हें चिकन पॉक्स हो गया। नतीजा यह हुआ कि उनका 1 साल खराब हो गया और उन्हें एक और वर्ष हिंदू स्कूल में रहना पड़ा। 1909 में प्रवेश परीक्षा फिर हुई। उसमें सत्येंद्र नाथ 5वें स्थान पे रहे। सत्येंद्र ने संस्कृत, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अच्छा किया था, लेकिन उन्होंने साइंस को ही चुना। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इंटरमीडिएट के साइंस क्लासेस में एडमिशन लिया। 1911 में निखिल रंजन सेन और मेघनाथ साहा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी में सत्येंद्र नाथ, निखिल रंजन और मेघनाथ साहा ने मिक्स्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चुना। बीएससी परीक्षा में सत्येंद्र पहले, मेघनाथ दूसरे और निखिल रंजन तीसरे स्थान पर रहे। एमएससी में यही रिजल्ट फिर से दोहराया गया। सत्येंद्र के प्रेसिडेंसी कॉलेज के दिनों में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले सेकेंड ईयर की क्लास में एक स्टूडेंट को फिजिक्स के टीचर प्रोफेसर हैरिसन द्वारा इंसल्ट किया। खबर फैलते ही सभी छात्र छात्राएं अपने कक्षाओं से अनुपस्थित हो गए। सत्येंद्र ने भी सभी छात्र छात्राओं से अपमान न सहने के लिए कहा। दिन के अंत में परिणाम यह हुआ कि प्रोफेसर हैरिसन को माफी मांगनी पड़ी। जब वे 20 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उनका विवाह एक प्रसिद्ध चिकित्सक जोगीनाथ घोष की संतान उषावती से हुआ। हालांकि उन्होंने एक सामाजिक बुराई दहेज प्रथा पर विरोध जताई। सत्येंद्र अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो, परंतु उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि उनका परिवार लड़की के परिवार से कोई नगद या दहेज नहीं मांगे, और दूसरी ये कि उनके करीब 200 दोस्त जो कि उनके विवाह में आएंगे, उनके स्वागत की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी शर्तें मान ली गई और उनका विवाह उषावती से हुआ, जो उस समय मात्र 11 वर्ष की थी। अब यहाँ से शुरू होता है सत्येंद्र नाथ का प्रारंभिक करियर। उन दिनों नौकरी मिलना काफी मुश्किल बात थी। नौकरी की तलाश में सत्येंद्र नाथ ने गौरीपुर स्टेट के एक युवा राजकुमार प्रेमथेश बरुआ को निजी ट्यूशन दी, जो बाद में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और अभिनेता बने। इससे पहले उन्होंने 2 नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन अधिक योग्यता होने के कारण उनका चयन नहीं हुआ। 1916 में सत्येंद्र नाथ और मेघनाथ साहा दोनों को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया गया। फिजिक्स में मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों को बीएससी तक ही जानकारी थी। इसके बावजूद वे उन्हें फिजिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। फिजिक्स डिपार्टमेंट पहले से ही संकट से जूझ रहा था। यहाँ एक बात आपको बतानी जरूरी है, साहा और बोस ने अपने दम पर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि साहा और बोस फिजिक्स में पूरी तरीके से खुद के पढ़े गए। उनकी आधुनिक पुस्तकों तक पहुंच नहीं थी। आज की दृष्टि से देखा जाए तो उस समय उतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जितने आज उपलब्ध हुआ है। उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भारतीयों की भागीदारी की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम गुलाम थे। वे कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहीं से राह दिखाई देता है। वहां यूं कि हावड़ा बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के एक जर्मन प्रोफेसर पीजी ब्रूहल खराब स्वास्थ्य के चलते भारत आए, क्योंकि यहाँ की गर्म जलवायु की उन्हें जरूरत। उन्होंने फिजिक्स की तरफ अपना रुख किया और उनकी मुलाकात साहा और बोस से। ब्रूहल ने उन्हें फिजिक्स की सभी किताबें दी, लेकिन सभी किताबें जर्मन भाषा में। उनमें से कुछ किताबें मैक्स प्लैंक द्वारा लिखी गई। साहब पहले से ही जर्मन सीख चुके थे। अब बोस को उन किताबों को पढ़ने के लिए जर्मन सीखने की जरूरत थी और बोस ने जर्मन सीखना शुरू कर दिया। सुविधा के लिए उन्होंने विषयों का बंटवारा कर लिया। साहा को थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स, वहीं बोस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर विशेषज्ञ होना। कुछ समय पढ़ाई के बाद साहा ने थर्मल आयोनाइजेशन के अपने सिद्धांतों में
फिजिकल कंडीशन इन स्टेलर बॉडीज के विषय में बताया, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स के 10 प्रमुख खोजों में से एक माना जाता है। वहीं बोस के द्वारा दिया गया बोस स्टैटिस्टिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। बोस ने अपना पहला रिसर्च पेपर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द इक्वेशन ऑफ स्टेट पर साहा के साथ मिलकर लिखा, जिसमें रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बीच फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस को समझाया गया। यह रिसर्च पेपर 1918 में लंदन की फिलोसफिकल मैगजीन में छपा गया। बोस का अगला 2 पेपर 1919 और 1920 बुलेटिन ऑफ द कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी में छपा गया। उनके यह पेपर थे द स्ट्रेस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द पर्पल होल। ये दोनों पेपर पूरी तरीके से मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे आधारित थे। 1920 में एक बार फिर बोस का पेपर लंदन के फिलोसफिकल मैगजीन में छपा गया। यह पेपर था द डिडक्शन ऑफ राइडबर्ग्स लॉ फ्रॉम क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रल इमिशन। उसी समय के आसपास साहा के सहयोग से बोस ने आइंस्टीन के पेपर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ओरिजिनल जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया और यह किताब कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा छपा गया। यह सब रिसर्च, ट्रांसलेशन और पढ़ने का काम सत्येंद्रनाथ बोस रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में किया करते थे। दिन के दौरान वो शायद ही कभी अकेले रहा करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे दोस्तों की संगति काफी अच्छी लगी। उन्होंने जिन दोस्तों को चुना था वे निश्चित ही उस समय के चुने हुए लोग। इन दोस्तों के समूह ने न केवल लिटरेचर में ही बल्कि फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइंस और लिटरेचर जैसे सभी विषयों पर चर्चाएं करता। बोस ने इस समूह के साथ अपना सक्रिय सहयोग तब तक बनाए रखा जब तक वे ढाका नहीं चले, लेकिन उनके लंबे प्रवास के बाद भी रिश्ते खत्म नहीं हुए। 1924 में बोस ने एक और रिसर्च पेपर लिखा जो प्लैंक्स लॉ लाइट क्वांटम हाइपोथेसिस पे था। इस पेपर ने बोस को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। इस पेपर को फिर से बोस ने लंदन के फिलोसफिकल मैगजीन में छपने के लिए भेजा, लेकिन इस मैगजीन ने उनका पेपर छापने से इनकार कर दिया। इसके बाद बोस ने पेपर को आइंस्टीन के पास जर्मनी भेजा और साथ ही उन्होंने एक पत्र भी भेजा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, Respected sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to reduce the coefficient pi v square by c cube in Planck's law, independent of the classical thermodynamics. Only assuming that the ultimate elementary reason in the phase space has the content h cube. I do not know the sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication, I shall be grateful if you arrange the publication in Jetread for Physics. Though a complete stranger to you, I do not feel any hesitation in making such a request, because we are all your pupils through profiting only by your teaching, though your writings. I do not know whether you still remember that somebody from Calcutta asked your permission to translate your paper on relativity in English. You acceded to the request. The book has been published. I was the one who translated your paper, Generalized Relativity. Your faithfully, S.N. Bose. इस पत्र में उन्होंने आइंस्टीन से अनुरोध किया कि इस रिसर्च पेपर को जर्मनी के मैगजीन में छपवा दे। आइंस्टीन ने बोस के पेपर को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया और उसे पब्लिश भी कराया। और ऐसा क्या था उस रिसर्च पेपर में जिसने बोस को रातों रात प्रसिद्धि दिलाई? आइए अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लगभग साल 1900 की बात। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम कर रहे थे, यानी बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट कलर रेडिएट करती है। जैसे कि अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल रंग का दिखाई देता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे रंग भी बदलता जाता है। इसी की वजह से दूर आकाश गंगाओं में अलग अलग रंग दिखते, जैसे नीला, पीला, लाल। यह अलग अलग टेम्परेचर की वजह से होता है। इन सभी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशन मौजूद होते हैं। अगर हम अलग अलग चीजों से निकलने वाले रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस ग्राफ से यह पता चलता है कि रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग कलर के रेडिएशन दिखाई देते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए जरूरत थी मैथमेटिकल इक्वेशन की।
लेकिन उस ग्राफ को समझने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पूरी तरीके से फेल हो गया। यानी इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के प्रयोग से हाई फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा इन्फिनाइट पे पहुंच जा रही थी, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। इसी की वजह से मैक्स प्लैंक बहुत परेशान थे और किसी तरीके से उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली जो कुछ इस प्रकार था। E is equal to h म्यू। यहाँ E एनर्जी है, V फ्रीक्वेंसी है, h एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। इस इक्वेशन के अनुसार एनर्जी स्मॉल पैकेट्स में चलती है, या यूं कहें कि डिस्क्रीट फॉर्म में चलती है, न कि कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसा कि पहले माना जाता। इन एनर्जी के पैकेट को प्लैंक ने क्वांटा कहा। इस इक्वेशन ने फिजिक्स में एक क्रांति ला दिया। लाइट की एनर्जी का एक फॉर्म होता है, यानी लाइट भी पैकेट के फॉर्म में चलती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। लेकिन मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन दुनिया के सामने रखा और उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम कर रहा है उन्होंने नहीं बताया। इसलिए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि इसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, इस बात का पता मुझे नहीं है, उसकी जल्द से जल्द तलाश करनी चाहिए। साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन प्लैंक की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने क्वांटा की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। फिर भी अगले 20 वर्षों तक क्वांटम थियरी एक किनारे ही पड़ी। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस खुद क्वांटम थियरी पर रिसर्च कर रहे थे। उनके सामने प्लैंक की इक्वेशन थी, परंतु उसका कोई डेरिवेशन और प्रिंसिपल नहीं था। इसी पर रिसर्च करते हुए उन्होंने अपना रिसर्च पेपर आइंस्टीन को भेजा। उसके साथ उन्होंने लिखा कि उन्होंने बिना क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से इसे ड्राइव किया। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि फोटॉन्स का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अलग है। उस समय क्लासिकल पार्टिकल को स्टडी करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का उपयोग किया जाता था। बोस ने बताया कि क्वांटम पार्टिकल हमारे आसपास के पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए उनका व्यवहार जानने के लिए हमें एक और स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, जिसे उन्हें डेवलप करना। इस विचार को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और फोटॉन जैसे पार्टिकल के लिए एक नई स्टैटिस्टिक की शुरुआत की, जिसे नाम मिला बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। आइंस्टीन ने बताया कि ऐसा केवल फोटॉन के लिए नहीं हो सकता, ऐसे कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जो ऐसा बिहेवियर शो करते, जैसे हीलियम लिक्विड 4। तो हीलियम लिक्विड 4 को -273 या 0 केल्विन पर कूल किया जाता है, तब हीलियम 4 का यह आइसोटोप्स अजीब तरीके से बिहेव करता है। लिक्विड हीलियम अचानक दीवारों पर चढ़ने लगती है। ऐसा लगता है कि उस पर ग्रेविटी का असर ही नहीं हुआ। लिक्विड हीलियम अपने आसपास ग्लास के तले से अचानक रिसने लगती है। इसके अलावा इसका फव्वारा लगातार बिना ऊर्जा के चलता रहता है। आइए हम इसे अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से समझते हैं। There were more surprises ahead. In the 1930s, another strange phenomenon was observed at even lower temperatures. This rapidly evaporating liquid helium cools until at 2 degrees above absolute zero, a dramatic transformation takes place. Suddenly, you see that the bubbling stops and that the surface of the liquid helium is completely still. The temperature is actually being lowered even further now, but nothing particularly is happening. Well, this is really one of the great phenomenon in 20th century physics. The liquid helium had turned into a superfluid, which displays some really odd properties. Here I have a beaker with an unglazed ceramic bottom of ultrafine porosity. Ordinarily, this container with tiny pores can hold liquid helium. But the moment the helium turns superfluid, it leaks through. We call this kind of flow a superflow. Superfluid helium can do things we might have believed impossible. It appears to defy gravity. A thin film can climb walls and escape its container. This is because a superfluid has zero viscosity. It can even produce a frictionless fountain, one that never stops flowing. Superfluidity and superconductivity were baffling concepts for scientists. New radical theories were needed to explain them. मैटर के इस स्टेट को नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और जो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं उसका नाम मिला बोसॉन्स, जो कि सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर दिया गया, जिन्होंने इसके बारे में पहली बार
दुनिया को समझाया। जब बोस ने यह रिसर्च पेपर आइंस्टीन को भेजा तो उन्होंने इससे पब्लिश कराते हुए टिप्पणी भी भेजी। मेरी राय में बोस द्वारा प्लैंक्स फार्मूला का डेरिवेशन एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। यहाँ पर विचार किए गए मेथड से आइडियल गैस का क्वांटम प्रिंसिपल पता होता है, जिसकी चर्चा मैं अन्य जगह करूंगा। कुछ समय बाद उन्होंने आइंस्टीन को एक और पेपर भेजा। ये पेपर छपा तो सही, पर आइंस्टीन उनकी बातों से सहमत नहीं थे। इस पेपर का विषय था द थर्मल इक्विलिब्रियम इन रेडिएशन फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर। बोस ने एक और तीसरा पेपर भेजा, लेकिन जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। आइंस्टीन ने अपने बायोग्राफी में लिखा कि क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करने में बोस का एक क्रांतिकारी कदम था। इतना सब हो जाने के बाद बोस स्टडीज और रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते, जिसके लिए उन्हें अवकाश चाहिए था। परंतु उस समय वो ढाका विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे थे और ढाका विश्वविद्यालय उस समय आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। परंतु इससे बोस की विदेश यात्रा में कोई बाधा नहीं हुई और अपने पेपर पर आइंस्टीन की टिप्पणी ने उन्हें 2 साल की अवधि के लिए यूरोप जाने के लिए अंतिम पासपोर्ट प्रदान किया। विदेश जाकर उन्हें मैडम क्यूरी के साथ काम करने का मौका मिला। वे 1926 में ढाका लौट आए और ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया। क्योंकि उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी, इसलिए वे इस पद के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन आइंस्टीन की सिफारिश पर उन्हें फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। रिसर्च में उन्होंने अपना काम जारी रखते हुए बोस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लैब के लिए टूल तैयार किए। उन्होंने 1945 में ढाका विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी में डीन के रूप में भी काम किया। विभाजन के बाद वे कलकत्ता लौट आए। उन्होंने 1956 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाया, जहां उन्होंने छात्रों को अपने स्वयं के टूल डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एटॉमिक फिजिक्स में शोध किया। उन्होंने फिजिक्स के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जियोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे अदर साइंसेस पे भी शोध। साइंस एंड रिसर्च में उनके योगदान और सेवाओं के लिए 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किया गया। इसके अलावा 1958 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी बनाया गया। 4 जून 1974 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 1986 में कलकत्ता में सरकार द्वारा एस.एन. बोस के नाम पे नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र पुस्तक विश्व परिचय इस प्रख्यात वैज्ञानिक को समर्पित किया। आपने वीडियो की शुरुआत में जो कोटेशन देखा था वो सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा ही दिया गया। उनका मानना था कि सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति व्यवहारिक नहीं हो सकता। व्यवहारिक व्यक्ति वो होता है जो समाज में लोगों के हिसाब से चलता है, जहाँ का जैसा रंग देखता है वैसे खुद को ढाल लेता है। परंतु आदर्श व्यक्ति अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। इसलिए जिनके विचार नहीं मिलते हैं वे उन्हें नापसंद करते हैं और उन्हें अव्यवहारिक समझते हैं। परंतु सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य एकदम स्पष्ट होता है, जो उनके अस्तित्व को एक अर्थ प्रदान करता है। आज के महान व्यक्तित्व के एपिसोड में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक महान व्यक्ति के जीवन परिचय के साथ। धन्यवाद।